आशी जैसे अपने दोस्तों से बात करती थी वैसे ही उस लड़के से बात कर रही थी, और वह लड़का जिसका नाम पीटर था, उसने मौका देखकर आशी से कहा, वैसे आशी तुम तो बहुत ही खूबसूरत और क्यूट हो। आई एम श्योर कि इस कॉलेज में तुमसे ज़्यादा ब्यूटीफुल और कोई नहीं है। वैसे तुम मोबाइल तो यूज़ करती ही होगी, ज़रा एक मिस कॉल देना। पीटर ने बड़ी ही चालाकी से आशी से उसका मोबाइल नंबर मांगने की कोशिश की थी, और आशी को जैसे ही मोबाइल की याद आई वह लगी सिसक सिसक कर रोने, और खुद से कहने लगी, मेरा मोबाइल, मेरा नंबर कहाँ से दे दूँ तुम्हें? अपना नंबर। उस साले अंग्रेज़ की औलाद ने मेरा नया मोबाइल तोड़ दिया। मैंने उसे खाना बनाकर खिलाया, लेकिन मुझे क्या पता था कि वह इतना बड़ा एहसान फरामोश निकलेगा। मैंने उसकी हेल्प की, उसकी चोट पर हल्दी लगाई, अपनी कीमती हल्दी, इंडिया से लाई हुई हल्दी उस पर वेस्ट कर दी। तुम्हें पता है यहाँ हल्दी कितनी महंगी है? एक तो मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, ऊपर से मुझे इंग्लिश खाना बनाना भी नहीं आता। अब जब मैं इंडियन खाना बनाऊंगी तो उसमें बिना हल्दी के स्वाद कैसे आएगा? आशी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि वह अपने गुस्से और रोने के चलते इमोशनल होकर हिंदी में बात कर रही थी। वहाँ बैठे अंग्रेज़ों को यह कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह लोग तो बस उसे हैरान होकर देख रहे थे। कैथी को भी आशी की भाषा तो समझ नहीं आ रही थी, लेकिन इतना समझ आया कि आशी किसी बात से बहुत दुखी है। आशी ने के रोने पर वह लड़का पीटर भी डर गया, और हड़बड़ाते हुए वह बोला, अरे अरे कोई नहीं, मुझे नंबर नहीं चाहिए। यह कहकर पीटर ने वहाँ से निकल जाने में अपनी भलाई समझी। कैथी आशी को शांत करते हुए इंग्लिश में कहती है, क्या हुआ आशी, तू इतना रो क्यों रही है? तूने अब तक जो भी बातें कहीं हमें समझ नहीं आई। तुझे कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे बता, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूँगी। चल रोना बंद कर और बता। आशी रोते हुए टेबल पर रखे हुए टिश्यू पेपर लेकर अपनी नाक जोर से पोंछते हुए कहती है, आइसक्रीम। व्हाट? क्या कहा तुमने? कैथी ने हैरान होते हुए पूछा, जिस पर आशी ने दूसरे टिश्यू पेपर से अपनी नाक और आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे बहुत टेंशन हो रही है और बहुत उदासी फील हो रही है। शायद मेरा शुगर लेवल भी डाउन हो रहा है, इसलिए मुझे आइसक्रीम खानी है। वह खाऊंगी तो मेरा दिमाग ठंडा हो जाएगा। ऐसा कहकर आशी दोबारा रोने लगती है। कैथी जब आशी को फिर से रोते हुए देखती है तो उसे चुप कराते हुए कहती है, अरे आशी तू रो मत, दरअसल इस कैंटीन में आइसक्रीम नहीं मिलेगी। आइसक्रीम खाने के लिए हमें बाहर चलना होगा। अच्छा तुम चलो मेरे साथ, फिर वहाँ आइसक्रीम खाते हुए बताना कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है? प्रॉब्लम शेयर करने से मन हल्का हो जाता है। ओके, हाँ यह ठीक रहेगा, कहकर आशी, जोश और कैथी आइसक्रीम खाने कॉलेज के बाहर निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर में वह लोग आइसक्रीम शॉप पर थे। कैथी, जोश और आशी आइसक्रीम लेकर सड़क किनारे एक बड़े से बेंच पर बैठ गए। कैथी आशी से पूछती है, अब बता क्या प्रॉब्लम है, तू रो क्यों रही थी? आशी आइसक्रीम खाते हुए कैथी और जोश को शुरू से लेकर अंत तक सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर दोनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। कैथी ने हैरान होते हुए आशी से पूछा, आशी क्या तू मुझे किसी फिल्म की स्टोरी सुना रही है? आशी उसे घूर कर देखती है और चिल्लाते हुए कहती है, तुझे क्या यह कोई फिल्म की स्टोरी लग रही है? अगर यह फिल्म की स्टोरी होती तो मैं उसे याद करके क्यों रोती? तुझे पता है वह ब्लडी साइको, उसने मुझे किस किया। छी छी छी, राम राम राम। मुझे तो कहने में भी शर्म आ रही है, कोई इंसान यूं ही किसी को किस कैसे कर सकता है?
पता नहीं उसने ब्रश भी किया था या नहीं। पता नहीं तुम अंग्रेज़ों को एक दूसरे के मुंह के अंदर घुस के क्या ही मज़ा आता है, वह भी खुलेआम। हमारे इंडिया में होती तो पड़ोस वाली आंटी खरी खोटी सुना सुना के कानों से खून निकाल देती। कैथी और जोश यह सब सुनकर सन्नाटे में चले गए थे। दोनों एकटक बस आशी को ही देखे जा रहे थे। जोश की आइसक्रीम तो पिघलकर टपक भी चुकी थी और उसे पता भी नहीं चला, लेकिन आशी जितना ज़्यादा बोल रही थी उतना ही आइसक्रीम खाए जा रही थी। अपनी आइसक्रीम ख़त्म होने पर आशी ने कैथी की आइसक्रीम भी ले ली और उसे खाते हुए आगे बोली, अरे तुम्हें पता है उस साइको ने मुझे पिस्तौल दिखाकर डराया भी। मुझे तो लगा कि वह पटाखे वाली पिस्तौल है और वह मुझे यूं ही डरा रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि वह असली पिस्तौल थी। क्या बताऊं कैथी, मैं कैसे बची हूँ। अब तो मैं भगवान जी से प्रार्थना कर रही हूँ कि उसे साइको से मैं को 100 कदम की दूरी पर ही रहूँ और उससे कभी मेरी दोबारा मुलाकात ना हो। आशी की बात सुनकर हैरान कैथी कुछ सोचती है, फिर कहती है, कहीं उस साइको को तुमसे प्यार तो नहीं हो गया। मैंने कई फिल्मों में देखा है, लड़की जब किसी गुंडे की जान बचाती है तो वह गुंडा उससे प्यार करने लगता है। कहीं तेरे मामले में भी तो ऐसा नहीं है। इस बात पर कोई जवाब न होने पर आशीष बस अपने कंधे उचका देती है, मानो कह रही हो कि उसे उसका कोई आइडिया नहीं है। फिर कैथी एकदम एक्साइटेड होकर पूछती है, अच्छा यह बता, वह गुंडा दिखने में कैसा था? हैंडसम था या एवरेज? कैथी की बात सुनकर आशी मुंह बनाते हुए कहती है, वह दिखने में तो हीरो जैसा था, लेकिन उसके सारे काम विलन जैसे ही थे। और तू क्या प्यार की बात कर रही है? ऐसे इंसान सिर्फ नफ़रत के लायक होते हैं और मुझे आशी गुप्ता को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। उस इंसान से मैं प्यार तो दूर दोबारा हमदर्दी भी ना करूं। वैसे भी मुझे अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है और मेरे पास प्यार जैसी फालतू चीज़ों के लिए वक्त नहीं है। आशी की बात सुनकर कैथी उससे शांत करते हुए कहती है, अच्छा बाबा ठीक है, अगर नहीं करना प्यार तो मत कर, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। अब चल, दूसरे लेक्चर का टाइम हो गया है। आशी अब एक तक शांत हो चुकी थी। अपने मन का गुबार निकालकर वह हल्का महसूस कर रही थी। वह कैथी और जॉस के साथ वापस कॉलेज की तरफ निकल जाती है। कॉलेज पहुंचकर उन्हें नताशा फिर से ज्वाइन करती है। वह लोग आपस में बात करते हुए लेक्चर शुरू होने का इंतज़ार कर रहे थे कि तभी अचानक उनकी क्लास में पुलिस वाले आ जाते हैं और आशी का नाम पुकारने लगते हैं। यहाँ आशी गुप्ता नाम की लड़की कौन है? अपना नाम पुकारे जाने पर आशी खड़े होकर बताती है, मैं हूँ आशी गुप्ता, बताइए क्या बात है। आशी को देखकर कुछ पुलिस वाले उसके पास आकर कहते हैं, हमें एक केस से रिलेटेड आपसे इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्लीज़ आप हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। यह सुनकर आशी, कैथी, नताशा और जॉस सभी हैरान थे। तभी प्रोफेसर आगे जाकर पूछते हैं, आखिर बात क्या है इंस्पेक्टर? आप लोग आशी से किस बारे में बात करना चाहते हैं? अगर आप किसी केस से रिलेटेड आशी से बात करना चाहते हैं तो पहले हमें प्रिंसिपल के पास जाना होगा। चलिए चलते हैं। कैथी और नताशा परेशान होकर आशी से पूछती हैं, आशी आखिर क्या बात है? पुलिस वाले तुम्हें क्यों ढूंढ रहे हैं और उन्हें किस कैसे से रिलेटेड तुमसे बात करनी है? आशी भी उतनी ही परेशान होते हुए कहती है, इस बारे में तो मुझे भी कुछ नहीं पता, लेकिन तुम चिंता मत करो, शायद पुलिस वालों को कुछ गलतफहमी हुई है, मैं थोड़ा देर में आती हूँ। कहकर आशी पुलिस वालों के साथ प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ निकल जाती है। प्रिंसिपल ऑफिस में पुलिस वाले प्रिंसिपल के सामने आशी से पूछताछ करते हैं, मिस आशी,
रूल्स के मुताबिक हमें आपको अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर जाना चाहिए और वहाँ आपसे इंटरोगेशन करनी चाहिए। पर यहाँ तक हम समझ पा रहे हैं आपकी उम्र अभी काफ़ी कम है और आप एक फॉरेन स्टूडेंट हैं, इसलिए हम आपको यहीं पूछताछ कर रहे हैं। अगर ज़रूरत लगी तो आपको अपने साथ लेकर भी जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए ताकि सबका समय बच सके। जी इंस्पेक्टर, कहिए क्या बात है, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? आखिर मामला क्या है? प्लीज़ आप मुझे साफ साफ बताइए, आसी ने निडर होकर कहा। जवाब में इंस्पेक्टर आसी को एक आईडी कार्ड दिखाते हुए पूछते हैं, क्या यह आईडी कार्ड आपका है? आसी आई कार्ड को गौर से देखकर कहती है, जी बिल्कुल, यह आई कार्ड मेरा है, लेकिन यह आप लोगों के पास कैसे? यह तो कैंप पर जाते वक्त मुझसे खो गया था। इंस्पेक्टर आसी को समझाते हैं, दरअसल आज से ठीक 3 दिन पहले हम लोग एक खतरनाक क्रिमिनल को ढूंढ रहे थे। वह क्रिमिनल हमसे बचते हुए जंगल की तरफ निकल गया था। उस वक्त घायल था, लेकिन वह हमारे हाथ से बच निकला। अगले दिन सर्च ऑपरेशन के दौरान हमें पता चला कि उस क्रिमिनल की किसी ने हेल्प की थी, क्योंकि जिस जगह उस क्रिमिनल ने आराम किया था वहाँ बहुत सारा खून था, कुछ खाने का सामान और कुछ मेडिसिन, जिससे यह साबित होता है कि उसकी किसी ने हेल्प की थी। और वहीं पर हमें आपका यह आईडी कार्ड भी मिला था। आशी पूरे ध्यान से सब सुन रही थी और शायद अब तक वह सब समझ चुकी थी, लेकिन वह अपने चेहरे पर कोई भी भाव नहीं आने दे रही थी। प्रिंसिपल भी यह सब सुनकर हैरान थे और पुलिस और आशी गौर से देख रहे थे। इंस्पेक्टर एक गहरी सांस लेकर कहते हैं, तो मिस आशी, हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या आपने उस क्रिमिनल की हेल्प की है और वह क्रिमिनल इस वक्त कहाँ है? इंस्पेक्टर की बात सुनकर आशी हैरान रह गई। वह अंदर ही अंदर काफ़ी डर चुकी थी। आशी अपने आप से मन में कहती है, अगर मैंने उस क्रिमिनल के बारे में बता दिया तो सबसे पहले मुझे कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, मुझसे मेरी स्कॉलरशिप छीन ली जाएगी और वह क्रिमिनल भी मुझे जान से मार सकता है। वैसे भी वह बहुत खतरनाक है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इधर इंडिया में नवीन जी सिगार का कस लेकर एक वीडियो देख रहे थे जिसमें पुलिस आशी से पूछताछ कर रही है। उन्होंने गुस्से में वीडियो को बंद किया और अपनी आंखें बंद करके सोफे पर बैठ गए। नवीन जी का यह रूम पहाड़ की खूबसूरत वादियों में था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन नवीन जी के माथे पर पसीना था। अचानक से नवीन जी ने आंखें खोलीं और थोड़ा गुस्से में कहा, तुम्हें उसे बचाना होगा, हर हाल में बचाना होगा। इधर इंस्पेक्टर की बात सुनकर आशी हैरान रह गई। वह काफ़ी डर चुकी थी। आशी अपने आप से मन में कहती है, नहीं, मैं इन्हें कुछ नहीं बता सकती। इंस्पेक्टर को अपनी बातों में लेना होगा। मैं अपने करियर का कोई भी नुकसान नहीं चाहती। आशी इतना कुछ सोचकर अपने सामने बैठे पुलिस वाले से कहती है, जी इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही उसकी मदद की थी। दरअसल कुछ दिन पहले कॉलेज के प्रोजेक्ट के सिलसिले में हम लोग नेचर कैंप गए थे। रात को खाना बनाने के वक्त मैंने गैलन में देखा तो गैलन खाली था, उसमें पानी नहीं था, इसलिए मैं पानी लेने जंगल की तरफ चली गई। वहाँ उस क्रिमिनल ने मुझ पर हमला कर दिया और मुझ पर गन तान दी। उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उसकी हेल्प नहीं की तो वह मुझे, मेरे दोस्तों को मार देगा। साथ ही साथ उसने यह भी कहा वह हम सभी को हाईजैक कर लेगा। सभी पुलिस वाले आशी की बात ध्यान से सुन रहे थे। आशी ने फिर आगे कहना शुरू किया, इंस्पेक्टर साहब, उस क्रिमिनल के हाथ में गन थी, वह बहुत खतरनाक था। उसने मुझे कहा कि मैं उसके लिए फर्स्ट एड का इंतज़ाम करूं।
अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए मैं छुप छुपा कर वापस कैंप में आई, क्योंकि मैं किसी को भी मुसीबत में नहीं डाल सकती थी। इसलिए मैंने छुपकर मेडिकल बॉक्स ले लिया और उस इंसान का इलाज किया। मुझे नहीं पता वह कौन था और कहाँ से आया था। मैंने सिर्फ उसके हाथ पर पट्टी की थी और सुबह होते होते उसने मुझे वहाँ से भेज दिया और खुद भी वहाँ से निकल गया। आशी की बात पूरी होने पर इंस्पेक्टर ने हैरान होकर पूछा, लेकिन उसने तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ दिया? तुम्हें मारा क्यों नहीं? और क्या तुमने उसका चेहरा देखा? क्या तुम हमें उसका हुलिया बता सकती हो? यह सुनकर आशी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देती है, नहीं, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। दरअसल उसने अपने चेहरे पर बहुत ही डरावना मास्क लगा रखा था और पूरे टाइम उसने अपना मास्क नहीं हटाया। शायद यही कारण था कि उसने मुझे जिंदा छोड़ दिया, क्योंकि मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था। इसलिए उसे मुझसे कोई खतरा नहीं लगा। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानती। आशी की बात सुनकर इंस्पेक्टर आशी से पूछते हैं, क्या आपके पास इसका कोई सबूत है कि आप कैंपिंग के लिए ही गई थी और आप उसके साथ नहीं मिली हुई? जवाब में आशी ईमानदारी से कहती है, इंस्पेक्टर, मैं कुछ दिन पहले ही इंडिया से यहाँ आई हूँ और यह सिर्फ एक कॉलेज कैंप था, इसलिए आप प्रोफेसर से इस बारे में पूछ सकते हैं। आशी की बात सुनकर इंस्पेक्टर प्रोफेसर और प्रिंसिपल से पूछते हैं। वह लोग भी आशी की बात पर सहमति जताते हैं और फिर प्रोफेसर आशी से पूछते हैं, आशी, अगर ऐसी बात थी तो तुमने हमें क्यों नहीं बताया? तुमने इतनी बड़ी मुसीबत खुद क्यों झेली? तुम जानती हो इसके कारण तुम्हारी जान भी जा सकती थी। वह इंसान तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता था। प्रोफेसर की बात सुनकर आशी दर्द भरी मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए कहती है, मैं मजबूर थी सर। उस इंसान ने मुझे धमकी दी थी, अगर मैं उसके बारे में आप लोगों को कुछ भी बताया या कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो वह हम सबको मार देगा। मैं आप लोगों को भी किसी भी मुसीबत में नहीं डाल सकती थी। मैं तो अनाथ हूँ। अगर मुझे कुछ हो भी जाए तो किसी को क्या ही फ़र्क पड़ता है, लेकिन आप लोगों की अपनी फैमिली है। यह शब्द कहते हुए आशी की आंखों और चेहरे पर दर्द भरे भाव थे, क्योंकि कहीं ना कहीं आशी की नज़र में यह सच था। कौन है उसका जो उसके लिए रोएगा, जो उसकी परवाह करेगा? आशी की बात सुनकर सभी बहुत मायूस हो गए थे। उन्हें आशी के दर्द का एहसास था और इंस्पेक्टर भी अब कुछ हद तक आशी के जवाब से संतुष्ट हो गए थे। इंस्पेक्टर आशी को बताते हैं, मिस आशी, फ़िलहाल के लिए तो हम हैं और कुछ नहीं पूछना, लेकिन जब तक यह केस चलेगा, क्लोज नहीं हो जाता, तब तक ज़रूरत पड़ने पर हम आपको बुला सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप हमारी जांच में सहयोग करेंगी। अभी के लिए हमें कुछ पेपर फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, तो प्लीज़ आप हमारे साथ चलिए। इंस्पेक्टर की बात सुनकर आशी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि फ़िलहाल उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। प्रोफेसर आगे जाते हुए कहते हैं, इंस्पेक्टर, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? मैं नहीं चाहता कि आशी अपने आप को अकेला समझे। यह सुनकर आशी को थोड़ी हिम्मत आती है। वह जैसे ही प्रिंसिपल रूम से बाहर निकलती है, बाहर कैथी, जॉस और नताशा उसका इंतज़ार कर रहे थे। वह लोग परेशान होते हुए आशी से पूछते हैं, आशी, आखिर क्या बात है? पुलिस वाले तुमसे क्या बात कर रहे थे? आशी उन लोगों को शांत करते हुए कहती है, कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे थोड़ी देर के लिए पुलिस स्टेशन जाना होगा, कुछ पेपर की फॉर्मेलिटी है, उसे पूरी करके आ जाऊंगी। यह सुनकर नताशा परेशान होते हुए कहती है, आशी, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। जवाब में आशी उसे समझाते हुए कहती है, तुम परेशान मत हो,
प्रोफेसर मेरे साथ जा रहे हैं। नताशा परेशान होते हुए कहती है, तुम अपनी फैमिली को खबर कर दो, कहीं वह लोग परेशान ना हों। यह सुनकर आशी अपने चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान लिए कहती है, मेरे लिए परेशान होने वाला कोई नहीं है। नताशा सिर्फ एक दोस्त है। कैथी, तुम समर को कॉल कर देना, मैं जाती हूँ। इतना कहकर आशी वहाँ से पुलिस वालों के साथ चली जाती है। आशी की बात सुनकर नताशा कंफ्यूज होते हुए कहती है, कैथी से पूछती है, कैथी आखिर आशी ने ऐसा क्यों कहा कि उसके लिए परेशान होने वाला कोई नहीं है? जवाब में कैथी और जोश मायूस सा चेहरा बनाकर दुखी होते हुए बोलते हैं, क्योंकि आशी अनाथ है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। वह एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट है। फैमिली के नाम पर इंडिया में सिर्फ एक छोटा सा अनाथ आश्रम है। बस आशी के बारे में जानकर नताशा को काफ़ी बड़ा झटका लगा। उसे आशी के लिए बुरा लग रहा था। कितना मुश्किल होता है इतनी कम उम्र में अनाथ होना। जब कोई आपके दुख सुख में आपके साथ ना हो, जब आप रोएं कोई आपके आंसू पोंछने वाला ना हो, यही सोचते हुए नताशा अपनी ही जगह पर खड़ी रह जाती है। कैथी और जोश वहाँ से चले जाते हैं और थोड़ी ही देर में नताशा भी अपने घर के लिए निकल जाती है। अब नताशा के घर में नताशा हॉल में सोफे पर बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर आशी के लिए चिंता साफ देखी जा सकती थी। नताशा आशी के बारे में सोच ही रही थी कि तभी वहाँ उसका भाई अथर्व सिंघानिया मुस्कुराते हुए आ जाता है और उसके सिर पर टपली मारते हुए कहता है, और चैंप, कैसा रहा तेरा कॉलेज का पहला दिन? नताशा जो अभी तक अपने ही ख्यालों में गुम थी, अपने सर को सहलाते हुए मुंह बनाकर अपने भाई अथर्व से कहती है, दिन तो बहुत अच्छा था भाई। आज कॉलेज में मेरी एक नई दोस्त बनी। उसका नाम आशी है। वह इंडियन है, बहुत ही मासूम और प्यारी लगती है। मुझसे उसका कॉलेज का प्रोजेक्ट ख़राब हो गया और उसने मुझ पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया और मुस्कुरा कर मेरा वेलकम किया। लेकिन भाई एक प्रॉब्लम है। अथर्व ने अब तक सेफ से एक सेब उठा लिया था। वह खाते हुए पूछता है, प्रॉब्लम कैसी? नताशा बताती है, भाई आज कॉलेज में पुलिस आई थी और आशी से किसी बारे में पूछताछ कर रही थी। वह लोग आशी को कुछ लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए पुलिस स्टेशन लेकर गए हैं। भाई मुझे आशी की बहुत चिंता हो रही है। यह बात सुनकर अथर्व मुस्कुराते हुए कहता है, इसमें चिंता वाली क्या बात है? लीगल फॉर्मेलिटी ही तो है, पूरी करके निकल जाएगी। तू कुछ ज़्यादा ही सोच रही है नताशा। नताशा मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है, प्रॉब्लम वह नहीं है भाई, प्रॉब्लम यह है कि आशी एक अनाथ है और अनाथ आश्रम में पली बड़ी है। बेचारी सिर्फ 18 साल की है। उसने अपना दुख सुख अकेले ही झेला है। आपको पता है वह एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट है और अपने दम पर यहाँ तक आई है। मैं यह सोच रही हूँ कि कितना मुश्किल होता है ना भाई, अकेले इस इतनी बड़ी दुनिया में सरवाइव करना। कितना बुरा लगता है जब आप दुखी होते हैं और कोई आपके आंसू पोंछने वाला नहीं होता। बीमार होते हैं तो कोई ख्याल रखने वाला नहीं होता। हम लोग कितने खुशकिस्मत हैं ना भाई, हमारी केयर करने के लिए मम्मी है, पापा हैं और मेरी केयर करने के लिए आप भी हो। इसलिए तो मॉम डैड ने बिना किसी चिंता के हमें यहाँ पढ़ने के लिए भेज दिया। लेकिन आशी, उसकी तो चिंता करने वाला है ही कोई नहीं है। सच भाई, मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। नताशा की बात सुनकर अथर्व नताशा के बालों को प्यार से सहलाते हुए कहता है, अब जाकर तुझे अकल आई है कि माँ बाबा हमारी कितनी चिंता करते हैं। तू तो हमेशा मम्मी से लड़ती रहती है, अब पता चला अकेला रहना क्या होता है। यह सुनकर नताशा चेहरा लटका कर कहती है, हाँ भाई, हम लोग सचमुच बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास फैमिली है। वैसे भाई, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ।
अथर्व मुस्कुराते हुए कहता है, मैं समझ गया हूँ तू क्या कहना चाहती है, तू चिंता मत कर, मैं जाकर देखता हूँ। यह सुनकर नताशा खुशी से उछलते हुए अथर्व को गले लगाते हुए कहती है, सच भाई आप दुनिया के बेस्ट भाई हो। अथर्व मुस्कुराते हुए अपनी बहन को गले लगाते हुए कहता है, और तू दुनिया की बेस्ट बहन है। और मैं अभी पुलिस स्टेशन जाता हूँ और देखता हूँ क्या मामला है। तू चिंता मत कर, आशी को कुछ नहीं होगा। तू अपना ख्याल रख और खाना खाकर सो जा। इतना सुनकर नताशा मुस्कुराते हुए कहती है, जी भाई। नताशा मुस्कुराते हुए डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने लगती है और अथर्व सेब खाते हुए वहाँ से निकल जाता है। इधर दूसरी तरफ क्रिस को भी यह खबर मिल चुकी थी कि आशी को इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। राका परेशान होते हुए क्रिस से कहता है, क्रिस कहीं वह तुम्हारे बारे में पुलिस को कुछ ना बता दे। उस लड़की का जिंदा रहना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हम नहीं जानते वह हमारे बारे में कितना जानती है। कहीं उसने तुम्हारा चेहरा तो नहीं देखा। अभी भी वक्त है, इससे पहले बहुत देर हो जाए। उस लड़की को ख़त्म कर देना चाहिए। राका की इस बात पर क्रिस गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, खबरदार। जो उस लड़की को कुछ करने की कोशिश भी की, वह किसी को कुछ नहीं बताएगी। मैं खुद इस बारे में उससे बात करूँगा और उसे अपना मुंह बंद करने के लिए कहूँगा। उसे कुछ नहीं होना चाहिए और आज के बाद उस लड़की को नुकसान पहुंचाने के बारे में कभी सोचना भी मत। इतना कहकर क्रिस वहां से निकल जाता है। क्रिस के जाने के बाद राका अपने आप से कहता है, पता नहीं क्रिस के मन में क्या चल रहा है। उसने आज तक ऐसा व्यवहार कभी नहीं किया। क्रिस यह क्यों नहीं समझ रहा कि वह लड़की हमारे लिए खतरा बन सकती है। आज तक क्रिस का चेहरा देखने वाला कोई जिंदा नहीं बचा, लेकिन क्रिस इस लड़की को लेकर ऐसा प्रोटेक्टिव क्यों है। तभी राका को आशी के झुमके की याद आती है जो क्रिस की शर्ट पर फंसा हुआ था। उसे याद आता है जब उस झुमके को छूने की कोशिश की थी तो क्रिस बहुत हाइपर हो गया था। यह याद आते ही राका के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वह मुस्कुराते हुए अपने आप से कहता है, लगता है कुछ शुरू हो चुका है, कुछ ऐसा जिसे लेकर क्रिस खुद कंफ्यूज है। क्या मुझे मेरी लेडी बॉस मिलने वाली है? क्या फंसती जा रही है आशी, या वह दे रही है एक बड़े काम को अंजाम? दोस्तों, आगे की कहानी पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों।